नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए होता है। MS वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट को मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है कि यदि हम MS वर्ड में Ctrl+B को प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होगा उसका क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं CPCT के पेपर में इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। Ctrl+B से क्या होता है। MS वर्ड में यदि आप Ctrl+B को प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है। Ctrl+B बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। तो MS वर्ड में यदि हम Ctrl+B का उपयोग करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होगा वह बोल्ड हो जाता है। Ctrl+B बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में आप GoTo कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर जल्दी से जा सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के GoTo टैब को प्रदर्शित करने के लिए आप ब्लैंक कीज को एक साथ दबा सकते हैं। MS वर्ड में आप GoTo कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर जल्दी से जा सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के GoTo टैब को प्रदर्शित करने के लिए आप ब्लैंक कीज को एक साथ दबा सकते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें MS वर्ड में GoTo टैब को ओपन करना है, GoTo टैब को, वैसे यहां पर 3 ऑप्शन एक साथ समझने होंगे। एक ऑप्शन होता है फाइंड क्या करता है, डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। दूसरा ऑप्शन होता है रिप्लेस मतलब सर्च किए गए शब्द को किसी नए शब्द से बदलना, उसे कहते हैं रिप्लेस। और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जब हम फाइंड और रिप्लेस की विंडो खोलते हैं तो उसमें 3 टैब होते हैं। एक टैब होता है फाइंड का, एक टैब होता है रिप्लेस का और एक टैब होता है GoTo का। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स के GoTo टैब को प्रदर्शित करना है मतलब GoTo को ओपन करना है तो हमें कौन सी कीज को एक साथ प्रेस करना होगा। GoTo की शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी और GoTo की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+G। Ctrl+G GoTo की शॉर्टकट की होती है। और हम F5 फंक्शन की के द्वारा भी GoTo के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। F5 फंक्शन की से भी GoTo का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है,
कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड क्या करता है, डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करता है। रिप्लेस क्या करता है, सर्च किए गए वर्ड को नए शब्द से बदलता है और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। और गो टू क्या करता है, गो टू से हम डायरेक्ट किसी भी लोकेशन पर जल्दी से जा सकते हैं। गो टू ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस की विंडो में ही होता है और गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी या F5 फंक्शन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करके हम फाइंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में यदि हम कंट्रोल एफ को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फाइंड या नेविगेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फाइंड या नेविगेशन, जिससे हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर वीडियो वर्ड को फाइंड कर दिया। इसके अलावा दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की शॉर्टकट की है। आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हुई है जिसमें 3 टैब हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। जब हमने कंट्रोल प्लस एच को प्रेस किया तो रिप्लेस टैब प्रदर्शित हो गया, रिप्लेस टैब सिलेक्ट हो गया। और यदि हम कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आएगी, लेकिन कौन सा टैब ओपन हो जाएगा, गो टू टैब ओपन हो जाएगा। और आप F5 फंक्शन की के द्वारा भी गो टू टैब को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैंक सर्वर पर लॉग इन करना होगा। FTP का प्रयोग करके, उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैंक सर्वर पर लॉग इन करना होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से, FTP का उपयोग करके यदि आपको किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो आपको कौन से सर्वर पर लॉग इन करना होगा। यहां आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है, FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क में किसी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेटवर्क में किसी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जब आप FTP प्रोटोकॉल के द्वारा किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको FTP सर्वर पर ही लॉगिन करना होता है। FTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो सर्वर भी कौन सा होगा, FTP सर्वर होगा। FTP सर्वर पर जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट रखे होते हैं उनको हम FTP प्रोटोकॉल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले FTP सर्वर पर लॉगिन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको FTP सर्वर पर लॉगिन करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल के साथ किया जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि हमें FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचना है तो पहले हमें FTP सर्वर पर लॉगिन करना होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट की जानकारी और स्टॉक मूल्यों, वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अकाउंट की जानकारी और स्टॉक मूल्यों
वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यदि आप कंप्यूटर का उपयोग अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, स्टॉक मतलब किसी प्रोडक्ट की जानकारी रखने के लिए, प्राइस रखने के लिए, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यदि आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो वह उपयोग किस कैटेगरी में आता है? तो कंप्यूटर का वह उपयोग किस कैटेगरी में आता है हमें बताना है। अकाउंट की जानकारी, स्टॉक की जानकारी, प्राइस मतलब मूल्य और वस्तुओं की जानकारी के लिए हम बिजनेस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर स्टॉक, मूल्य, वस्तुओं की जानकारी यदि हमें कंप्यूटर में रखना है तो हम बिजनेस से संबंधित एप्लीकेशन का यूज करेंगे। हम अपने व्यापार से संबंधित जानकारी को स्टोर करेंगे। इसके लिए हमें कौन सी कैटेगरी का यूज करना होगा? बिजनेस एप्लीकेशंस का यूज करना होगा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट की जानकारी मतलब खातों की जानकारी, स्टॉक की जानकारी, प्राइस की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी रखने के लिए बिजनेस एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस एप्लीकेशंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम विंडोज के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वह खुल जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखाई देता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखता है। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल पैनल खोलता है। ऑप्शन नंबर डी है सभी खुली हुई एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता है। यदि आप विंडोज के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमें यहां पर बताना है। जब भी आप विंडोज के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखता है जिसमें कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जहां से आप अपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हो, आइकन्स को शो और हाइड कर सकते हो, पर्सनलाइज सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू खुलता है, और यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हो, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी ओपन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम अपने डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होता है जिसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो स्क्रीन दिखाई जाती है वह कहलाती है डेस्कटॉप, जिस पर आइकन होता है, वॉलपेपर होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है। कंप्यूटर सिस्टम जब कंप्लीट ऑन हो जाता है उसके बाद जो पहली स्क्रीन हमें दिखाई जाती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है, ब्लैंक है। एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है, ब्लैंक है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस मतलब जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है यहां पर। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वायरलेस। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वायरलेस तरीके से डेटा को इनपुट करता है। कीबोर्ड एक नॉर्मल कीबोर्ड भी है, एक वायरलेस कीबोर्ड भी है, एक स्कैनर है और एक टच स्क्रीन है। यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वायरलेस टेक्निक का यूज हो रहा है। वायरलेस कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहां पर हमसे बोला गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर में इनपुट भेजता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है वायरलेस टेक्निक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस कीबोर्ड का उपयोग करके हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में यदि हमने असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम बनाया है और उसे हमें मशीन भाषा में, मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलना है, तो किसका उपयोग किया जाएगा? यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। नेमोनिक कोड, इसकी स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, एम साइलेंट होता है। नेमोनिक कोड जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड मतलब आपको यदि कोई वर्क करना है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं, जैसे एडिशन को ऐड लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब लिख सकते हैं। तो यह जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। और जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर भी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। तो यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें 4 प्रकार की डिवाइस का नाम दिया गया है और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मॉडेम तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो टेलीफोन लाइन होती है यह एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है और कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में बदलने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो मॉडेम तो नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क में डेटा को रूट डिसाइड करके बताता है, रूट डिसाइड करता है। मतलब किसी डेटा को किस रूट से ट्रांसफर किया जाएगा यह डिसाइड करता है राउटर रूट डिसाइड करता है। हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्टाइलस तो एक पेन होता है जिसका यूज किसी स्क्रीन पर या डिजिटल टैबलेट पर राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। जो डिजिटल टैबलेट होते हैं उनके साथ स्टाइलस होता है जो एक पेन के समान होता है, जिससे
स्टाइलस के द्वारा डिजिटल टैबलेट पर, डिजिटाइजर टैबलेट पर हम कुछ लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस नेटवर्क डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल से, यदि हमें एमएस एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोलनी है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? वैसे हमने आज की वीडियो में ही फाइंड, रिप्लेस, गो टू तीनों की शॉर्टकट की को समझा था। फाइंड की शॉर्टकट की नॉर्मली क्या होती है? कंट्रोल एफ। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एच। और गो टू के लिए दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल प्लस जी या F5 फंक्शन की। लेकिन हमें यहां पर यह तीनों ही ऑप्शन में नहीं दी गई हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आप कंट्रोल एफ से फाइंड की विंडो खोल सकते हो, कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोल सकते हो, कंट्रोल जी से भी फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुलती है। लेकिन कंट्रोल एफ से फाइंड ऑप्शन सेलेक्ट होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस ऑप्शन सेलेक्ट होता है, कंट्रोल जी से गो टू ऑप्शन सेलेक्ट होता है। बट यह तीनों ही ऑप्शन हमें नहीं दिए गए हैं। मतलब फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो एमएस एक्सेल में किसी और शॉर्टकट की से भी ओपन हो सकती है। वह शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा हम एमएस एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो को ओपन कर सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस एक्सेल में शिफ्ट के साथ F5 फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाती है। फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। यह विंडो आप कंट्रोल F या कंट्रोल एच से भी ओपन कर सकते हैं और गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी या F5 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस F5 से हम एमएस एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में सीमोस बैटरी लगी होती है मदरबोर्ड में, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेट और टाइम को ऑपरेट करती है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट और टाइम शो किया जाता है वह सीमोस बैटरी के द्वारा शो किया जाता है और सीमोस बैटरी में कुछ बायोस की सेटिंग्स भी स्टोर होती हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम पर डेट और टाइम शो किया जाता है वह सीमोस बैटरी के द्वारा किया जाता है और सीमोस बैटरी में बायोस की कुछ सेटिंग्स भी स्टोर होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। मतलब किस प्रकार की बैटरी होती है हमें यहां पर बताना है। जो सीमोस बैटरी होती है वह लिथियम बैटरी होती है, लिथियम बैटरी होती है। और आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो सीमोस बैटरी होती है वह एक लिथियम सेल बैटरी होती है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक लिथियम सेल बैटरी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो किसी उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसी सलाका मतलब स्टाइलस के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज पर पेंसिल से चित्र बनाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण मतलब इनपुट डिवाइस है जो किसी उपयोगकर्ता को मतलब यूजर को
विशेष पेन जैसे कि सलाका, जिसे स्टाइलस बोला जाता है। आज की वीडियो में ही हमने स्टाइलस का एक क्वेश्चन समझा था। स्टाइलस के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज पर पेंसिल से चित्र बनाता है। एक ऐसी इनपुट डिवाइस के बारे में हमें बताना है जिसमें हम स्टाइलस के माध्यम से ठीक उसी प्रकार चीजों को लिख सकते हैं या चित्रों को बना सकते हैं जिस प्रकार हम कागज पर पेंसिल से बनाते हैं। इसका आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। स्टाइलस का यूज किया जाता है डिजिटाइजर टैबलेट के साथ। डिजिटाइजर टैबलेट जिसे हम पेन टैबलेट भी कहते हैं, जिसे डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है, जिसके साथ एक स्टाइलस होता है, पेन होता है। अभी हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह सभी हम डिजिटाइजर टैबलेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। डिजिटाइजर टैबलेट के साथ स्टाइलस होता है, एक पेन होता है जिसको डिजिटाइजर टैबलेट पर रन करने से, ऑपरेट करने से हम स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं या कोई भी चित्र बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट या डिजिटल टैबलेट एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके साथ स्टाइलस होता है, जिसके माध्यम से हम कुछ भी लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 8 बिट्स से हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं। 8 बिट्स से हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं। बिट मतलब 0 और 1, 0 और 1 दो ही बिट होती हैं, दो ही बिट। हमसे पूछा गया है 8 बिट से हम कितने मान मतलब कितनी वैल्यू प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको यहां पर दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 8 बिट्स से हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर बना सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 7 बिट से हम कितने कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। 8 बिट से कितने कैरेक्टर क्रिएट हो सकते हैं या 7 बिट से कितने कैरेक्टर क्रिएट हो सकते हैं। आपको याद रखना है बिट मतलब बाइनरी डिजिट, दो ही बिट होती हैं, एक 0 और एक 1, दो ही डिजिट होती हैं बाइनरी। बिट को हम 0 और 1 कहते हैं, दो ही होती हैं, दो हैं यहां पर दो। तो यदि हम 2 के ऊपर 8 की पावर लगा दें तो टोटल हो जाता है यहां पर 256, और यदि हम 2 के ऊपर 7 की पावर लगा दें तो हो जाता है 128 मतलब 128। मतलब ये है कि 8 बिट से हम 256 मान प्रदर्शित कर सकते हैं और 7 बिट से हम 128 मान प्रदर्शित कर सकते हैं। 8 बिट से 256 कैरेक्टर बन सकते हैं और 7 बिट से 128 कैरेक्टर बन सकते हैं। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर 8 की पावर है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे आपको 8 बार लिखना है। जैसे ही आप इसको 8 बार लिख लें, इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यदि आप 7 बार करेंगे तो 128 और 128 का डबल करेंगे तो 256। 8 बिट से बनते हैं 256 कैरेक्टर और 7 बिट से बनते हैं 128 कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256। 8 बिट्स से हम 256 मान या कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी ब्लैंक डिवाइस के सभी उदाहरण हैं। माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी ब्लैंक डिवाइस के सभी उदाहरण हैं। हमें 3 डिवाइस के नाम दिए गए हैं, माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल। ये सभी किस प्रकार की डिवाइस के एग्जाम्पल हैं हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है वॉइस इनपुट, ऑप्शन नंबर सी है पॉइंटिंग, ऑप्शन नंबर डी है आउटपुट। माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल तीनों ही इनपुट डिवाइस होती हैं, तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन आंसर में तो इनपुट डिवाइस दिया नहीं गया है। तो माउस को, टच स्क्रीन को और ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि इनके माध्यम से हम स्क्रीन के किसी भी एरिया को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल यह तीनों ही इनपुट डिवाइस तो हैं, साथ ही साथ तीनों पॉइंटिंग डिवाइस भी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www द्वारा
उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यह परिभाषित करता है कि संदेशों को कैसे प्रारूपित मतलब फॉर्मेटेड और प्रसारित किया जाता है और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउजर को क्या क्रिया करनी चाहिए। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल। यदि आप इतना क्वेश्चन पढ़ें तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन तैयार किया था कि www के द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हमसे वही क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाकर पूछ लिया गया है। आज क्या क्वेश्चन पूछा गया, www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यह परिभाषित करता है कि संदेशों को कैसे फॉर्मेटेड और प्रसारित किया जाता है और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउजर को क्या क्रिया करनी चाहिए। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, W3। और W3 का फुल फॉर्म भी क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www को 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को 1989 में बनाया गया था। www के द्वारा उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपको उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना होता है, URL टाइप करना होता है, जिसमें सबसे पहले लगा होता है HTTP, इसके बाद लगता है www, फिर वेबसाइट का नाम आता है और लास्ट में .com .in डोमेन कोड लगा होता है। तो जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है, वेब पेज ओपन होता है, तो www के पहले कौन सा प्रोटोकॉल लगा होता है, HTTP। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है, HTTPS। HTTPS जो www है, यह HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका नया वर्जन आ गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग www के द्वारा किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है, जिसमें आप कुछ समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी होती है, जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, जैसे कि रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, यह सभी प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, छोटा आकार। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं, इनकी कैपेसिटी, इनकी साइज छोटी होती है, यह तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अस्थायी डेटा प्रतिधारण, मतलब टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, तो यह भी सही है। अधिकतर प्राइमरी मेमोरी अस्थायी तौर पर डेटा को स्टोर करती हैं, टेम्परेरी स्टोर करती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है,
आंतरिक लोकेशन, आंतरिक मतलब इंटरनल, इंटरनल, आंतरिक का मतलब क्या है, इंटरनल लोकेशन। तो जो भी प्राइमरी मेमोरी होती हैं मैक्सिमम इंटरनल मेमोरी ही होती हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, बाहरी लोकेशन, बाहरी मतलब एक्सटर्नल लोकेशन, एक्सटर्नल। तो ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्राइमरी मेमोरी होती हैं वह सभी इंटरनल मेमोरी होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी तो हो सकती हैं सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एक्सटर्नल नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी लोकेशन मतलब एक्सटर्नल लोकेशन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए गलत है, इंटरनल होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इनपुट डिवाइस से संबंधित है। हमें 4 प्रकार के स्कैनर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जो कि फिंगरप्रिंट को स्कैन करती हैं, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करती हैं, रेटिना को स्कैन करती हैं, वॉइस को स्कैन करती हैं और फेस को स्कैन करती हैं, फेस को। तो यहां पर हमसे पूछा गया है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण। बायोमेट्रिक डिवाइस कौन सी होती हैं, जो कि यूजर्स के फिंगरप्रिंट को स्कैन करती हैं, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करती हैं, रेटिना को स्कैन करती हैं, वॉइस को, आवाज को स्कैन करती हैं और फेस डिटेक्शन को स्कैन करती हैं। तो यहां पे आंसर होगा हमारा फेस स्कैनर, फेस स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर आंसर नहीं है, सीट फैट स्कैनर भी आंसर नहीं है, हैंड हेल्ड स्कैनर भी आंसर नहीं है। बायोमेट्रिक स्कैनर फेस स्कैनर कहलाएगा। फेस स्कैनर मतलब फेस डिटेक्शन। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस वह होती हैं जो कि फिंगरप्रिंट को, रेटिना को, वॉइस को या फेस को स्कैन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेस स्कैनर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट दर्ज करते हैं तो यह ब्लैंक बार में भी दिखाई देता है। जब आप एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट दर्ज करते हैं मतलब टेक्स्ट को फिल करते हैं तो यह ब्लैंक बार में भी दिखाई देता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम एमएस एक्सेल के किसी सेल में कोई टेक्स्ट भरते हैं, कोई डेटा भरते हैं, तो वह सेल के अलावा और कौन सी लोकेशन पर दिखाई देता है। सेल क्या होता है, सेल जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। हम सेल में जो भी डेटा भरते हैं वह सेल में तो दिखाई देता है, सेल के अलावा उसे फॉर्मूला बार पर भी दिखाया जाता है, फॉर्मूला बार पर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार पर। जब आप सेल में कोई भी टेक्स्ट दर्ज करते हैं तो यह फॉर्मूला बार पर भी दिखाया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर आप देख सकते हैं यह वर्टिकल होते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल होती हैं रो। जब रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल में हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वह सेल में तो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं हम सेल में जो डेटा टाइप कर रहे हैं वह सेल में तो दिख रहा है, साथ ही साथ उसे फॉर्मूला बार में भी दिखाया जाता है। यह होता है फॉर्मूला बार। सेल में आप जो भी डेटा भरेंगे वह सेल में तो दिखाया जाएगा, सेल के साथ साथ उसे फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस कारक के साथ एक हानि होती है। एक इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस कारक के साथ एक हानि होती है। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो साउंड अधिक करते हैं, अधिक आवाज करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं, जो कि लो साउंड करते हैं, कम आवाज करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, और इनकी क्वालिटी भी लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्पीड हमें इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्ट मिलती है, फास्ट, और इनकी क्वालिटी भी हाई होती है। जो इंकजेट प्रिंटर है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक का यूज किया जाता है, इंक का यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक का यूज किया जाता है और इंक को नोजल के माध्यम से, नोजल याद रखना है, इंकजेट प्रिंटर में नोजल के माध्यम से इंक को पेपर पर स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। अभी हमने इंकजेट प्रिंटर से संबंधित बेसिक चीजों को समझा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। जो इंकजेट प्रिंटर है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक का यूज किया जाता है और इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस कारक के साथ एक हानि होती है, मतलब कौन सा फैक्टर इंकजेट प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज है। तो इंकजेट प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है स्पीड की, स्पीड की। सबसे फास्ट होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट होता है लेजर प्रिंटर, और जो इंकजेट प्रिंटर है यह लेजर प्रिंटर से स्लो होता है। इसमें प्रॉब्लम होती है स्पीड की। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में एक प्रॉब्लम तो होती है स्पीड की और एक प्रॉब्लम होती है इंक क्लॉगनिंग की, इंक क्लॉगनिंग की। इंकजेट प्रिंटर में एक और प्रॉब्लम होती है इंक क्लॉगनिंग। इंक क्लॉगनिंग का मतलब क्या है, जब हम इंकजेट प्रिंटर को कुछ दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो प्रिंटर के हेड पर इंक जम जाती है, उसे हमें साफ करना होता है। उस प्रॉब्लम को बोला जाता है इंक क्लॉगनिंग। तो इंकजेट प्रिंटर में दो प्रॉब्लम है, एक तो स्पीड स्लो है और दूसरा एक इंक क्लॉगनिंग की प्रॉब्लम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड। एक इंकजेट प्रिंटर में स्पीड की प्रॉब्लम होती है जो कि उसका एक डिसएडवांटेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किसे संदर्भित करता है। इंटरनेट के माध्यम से रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किसे संदर्भित करता है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जब टीवी और रेडियो का जो सीरियल होता है, जो कार्यक्रम होते हैं, उनका जो प्रसारण किया जाता है, टेलीकास्टिंग की जाती है, वह किसे संदर्भित करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से यदि हमें रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण करना है तो हमें स्ट्रीमिंग का यूज करना होता है, लाइव स्ट्रीमिंग का। स्ट्रीमिंग लाइव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंटरनेट के माध्यम से टीवी और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण स्ट्रीमिंग लाइव को संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा रेडियो और टीवी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक, कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट का ब्लैंक लंबवत वर्टिकल दिखाई देता है और कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर अक्षरों द्वारा पहचाना जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक, कार्यपत्रक किसे बोलते हैं, वर्कशीट को, मतलब एक्सेल के पेज को, का लंबवत मतलब वर्टिकल दिखाई देता है और वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर अक्षरों द्वारा पहचाना जाता है। हमसे एमएस एक्सेल का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में वर्टिकल दिखाई देता है और वर्कशीट विंडो के टॉप पर अक्षरों से आइडेंटिफाई किया जाता है, वह क्या होता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट जो होती है, वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज, एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल, उसे तो वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, एक्सेल के पेज को क्या बोलते हैं, वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल रो, और मल्टीपल कॉलम भी होते हैं। रो को
1 2 3 से मतलब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक्सेल की वर्कशीट बन गई। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में वर्कशीट का वर्टिकल दिखाई देता है। वर्टिकल मतलब लंबाई में, तो लंबाई में कॉलम दिखते हैं और वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब टॉप पर अक्षरों द्वारा पहचाना जाता है, वह होते हैं कॉलम। कॉलम MS एक्सेल की वर्कशीट में वर्टिकल दिखाए जाते हैं कॉलम, जिनको अल्फाबेट से मतलब अक्षरों से दर्शाया जाता है और यह विंडो में सबसे ऊपर दिखाए जाते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉलम। जबकि रो क्या होती हैं? रो तो हॉरिजॉन्टल होती हैं जिन्हें नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से, जो कि हॉरिजॉन्टल दिखती हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉलम। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एक्सेल की वर्कशीट है जिसमें यह वर्टिकल कहलाते हैं कॉलम, जिनको अक्षरों से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि ये होती हैं रो जिनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉलम। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।